आज की क्लास में हमने बेसिक डिस्कस किया है कि हम ये समझेंगे कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो काम कैसे करती है। जियोमॉर्फोलॉजी का बेसिक चैप्टर दो है, याद रखेंगे। एक है हम जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़ने के पहले जो फोर्सेस काम करती है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखें, और दूसरा है कि पृथ्वी जिससे बनी है उन संरचना को समझ के रखें। क्यों? क्योंकि जियोमॉर्फोलॉजी में हम आकृतियों को पढ़ते हैं, लैंडफॉर्म्स को पढ़ते हैं, और लैंडफॉर्म्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक डायलॉग बहुत चर्चित है कि जो भी स्थलाकृतियां होती हैं, लैंडफॉर्म्स होती हैं, वो तीन चीजों का रिजल्ट होती हैं। पिछले क्लास में यही बताने की कोशिश थी मेरी, लेवल जान के थोड़ा आप किया था, लेकिन अब देखता हूं कि उसके अकॉर्डिंग चलता हूं जो आपको समझ में आए। तीन चीज क्या है? संरचना, स्ट्रक्चर। तो संरचना समझने के लिए हमें पृथ्वी की बनावट समझनी होगी, ठीक है। संरचना के बाद है वही फंक्शन जिसको आप प्रक्रम कहते हैं। तो प्रक्रम समझने के लिए हमें फोर्सेस को समझना होगा। और तीसरा जो है इसके लिए कुछ नहीं करना होगा, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हम यदि प्रक्रम समझ लें, संरचना समझ लें, तो समय तो लगता ही है। जब धरातल पर इतनी बड़ी शक्तियां कार्य कर रही है तो काम करने में समय तो लगेगा। तो समय को समझाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, लैंडफॉर्म्स क्रिएशन में जो फंक्शंस इन्वॉल्व्ड हैं, फोर्सेस इन्वॉल्व्ड हैं, उन फोर्सेस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो हम उसी फोर्सेस की अभी एक बेसिक समझ ले रहे हैं, एडवांस नहीं, बेसिक समझ। हमने बात की आपस में कि दो तरह की फोर्सेस हैं, एक इंटरनल एंडोजेनेटिक और एक एक्सटर्नल। एंडोजेनेटिक की ड्यूटी क्या है? एंडोजेनेटिक की ड्यूटी है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस करती क्या है? एंडोजेनेटिक फोर्सेस रिलीफ क्रिएट करती है, यानी कि अर्थ को प्लेन नहीं रहने देती है। कहीं पर्वत क्रिएट कर देती है, कहीं पठार क्रिएट कर देती है, कहीं फॉल्ट, दरार, व्रंस क्रिएट कर देती है। कुल मिला के ये पृथ्वी को प्लेन नहीं रहने देती है, और इस काम में एंडोजेनेटिक फोर्स लगी रहती है 24/7। ऐसा नहीं है कि इस हर एक को बैलेंस करती है नेचर। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रकृति क्या करने में लगी रहती है? संतुलन। प्रकृति की सबसे बड़ी खासियत क्या है? संतुलन। आप में हमेशा एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेगी प्रकृति। आप देखेंगे किसी को यदि रूप दे देता है तो गुण नहीं देता, किसी को गुण दे देता है तो रूप नहीं देता, और जिसको दोनों दे देता है उसको अवसर की चुनौती दे देती है कि उसको अपॉर्चुनिटी कम प्रोवाइड करता है। किसी का यदि लेग्स ले लेता है तो हैंड में बहुत पावर दे देता है, किसी के हैंड ले लेता है तो लेग में वो इतना कैपेबल हो जाता है कि पैर से अपने सारे काम कर पाए। तो कुल मिला के नेचर, प्रकृति जो है वो न्यायपूर्ण है, वो जस्टिस में बिलीव करती है। यहां पे ये दो फोर्सेस प्रकृति के इसी जस्टिस को शो करते हैं कि प्रकृति में दोनों ही फोर्सेस नॉन स्टॉप वर्क करती है। नेचर में, प्रकृति में, नेचर में, अर्थ पर दोनों ही फोर्सेस नॉन स्टॉप वर्क करती है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। वे सारे फोर्सेस जिसके कारण अर्थ प्लेन नहीं रह पाता है, अर्थ में डिफरेंसेस आता है, अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक अनइक्वलिटी आती है, एक लेवल पे कोई नहीं, कोई ऊपर खाबर, नीचा ऊंचा नीचा, जिसको उच्चावच हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रिलीफ, वो क्रिएट होता है। वो एंडोजेनेटिक फोर्सेस है, चाहे कोई भी हो। एंड ऐसा नहीं कि लिमिटेड एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं कि भाई ये अर्थक्वेक है, ये वॉल्केनिज्म है, ये फोल्डिंग है, ये फॉल्टिंग है। एक रैपिंग भी होता है, रैप करना, किसी चीज को किसी चीज में लपेटना, क्या कहलाता है? रैपिंग। तो इस तरीके से फोर्सेस, एंडोजेनेटिक फोर्सेस कई तरीके से काम करती है, और उनका पूरा टारगेट होता है कि सरफेस को प्लेन नहीं होने देना। उससे वो वही करती है, होता ही है, उसके कारण सरफेस प्लेन नहीं रह पाती। लेकिन उसके समानांतर में एक और फोर्स कार्य कर रही होती है जिसको एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। ये फोर्सेस 24/7 प्लेन बनाने में लगी रहती है। तो प्लेन की परिभाषा क्या है फिर? ये अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न है कि प्लेन किसको कहेंगे। हम क्यों सी लेवल को ही प्लेन क्यों मान रहे हैं, सी लेवल तक को ही प्लेन क्यों मान रहे हैं? इस पे सबसे बड़ा ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी का मैक्सिमम हिस्सा सी है। आपको पता है ना कि 2/3 भाग जो है पृथ्वी पर, वो क्या है? बिल्कुल आप जानते होंगे, 1/3 जो है अर्थ, बहुत अर्थ का लिमिटेड एरियाज ही है, बहुत कम एरिया है जो लैंडफॉर्म्स के रूप में है, सॉरी, स्थल के रूप में, लैंड
कॉन्टिनेंट के रूप में, जो मैक्सिमम एरिया अर्थ का वो वाटर के रूप में। और वो क्या करता है, अर्थ के मैक्सिमम पार्ट को वाटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वाटर बॉडीज, तो एक लेवल क्रिएट करती है। तो चूंकि मेजोरिटी का शासन सब जगह है, प्रकृति में भी मेजोरिटी में जो होता है वही डोमिनेट करता है। ये प्रकृति का नियम है कि जो जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो डोमिनेट करेगा, जो ज्यादा बड़ा एरिया पे कवर अप करता है उसका ही डोमिनेंस है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अर्थ का मैक्सिमम पार्ट जो है वो सी लेवल वाला पार्ट है, और अर्थ रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो जो मैक्सिमम हिस्सा जिस लेवल पे है बाकी हिस्से को भी उसी लेवल पर लाने की कोशिश होती है बाह्य शक्तियों की। और ये इसलिए सी लेवल जो है बाह्य शक्तियों का टारगेट है। बाह्य शक्तियां यानी अपर्दन, इरोजन, अकेला इरोजन नहीं है जो बाह्य शक्तियां हैं। कई बच्चे ये सोचने लगते हैं कि इरोजन के अलावा क्या है, तो कई तरह से बाह्य शक्तियां काम करती हैं। डेनुडेशन के थ्रू बाह्य शक्तियां काम करती है, अभी हम बात करेंगे कि क्या होता है डेनुडेशन, अभी हम बात करेंगे, पहले एक लिस्ट बनाने दीजिए। दूसरी बाह्य शक्तियां, दूसरा कौन सा प्रोसेस है, वेदरिंग के थ्रू, वेदरिंग के थ्रू भी बाह्य शक्तियां कार्य करती है। इसको हिंदी में कहते हैं अपक्षय, अपक्षय कहते हैं हिंदी में। डेनुडेशन यानी अनावृतीकरण, और वेदरिंग यानी अपक्षय। तीसरा जो फंक्शन है बाह्य शक्तियों के कार्य करने का वो है इरोजन। इरोजन भी बाह्य शक्तियों का एक कार्य है जिसको आप अपर्दन कहते हो, अपर्दन के नाम से जानते हो। एक और टेक्निक है समतल करने की, बाह्य शक्तियों की टेक्निक है, और वो क्या है, मास मूवमेंट। ठीक है, मास मूवमेंट। ये क्या होता है मास मूवमेंट, मास मूवमेंट मतलब हिंदी में कहते हैं सामूहिक स्थानांतरण, सामूहिक स्थानांतरण। हम ना इन्हीं चीजों को जब पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि जियोमॉर्फोलॉजी का हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। कुल मिला के जियोमॉर्फोलॉजी में बीपीएससी ने चैप्टर्स बहुत लिमिटेड दिए हैं। मैंने आपको आपके ग्रुप में बीपीएससी के अकॉर्डिंग कौन से 5 वो टॉपिक हैं जो पढ़ना है वो हमने दिया है आपको, और उन 5 पे आपको नोट्स मिलेगा। इन पे नोट्स नहीं मिलेगा, इनको सिर्फ समझाऊंगा, बेसिक्स के नोट्स नहीं होंगे। जो सिलेबस है बीपीएससी का उसके प्रॉपर नोट्स आपके पास होंगे, और हाँ उसकी फ्रेमिंग सिखाएंगे, उस पर आंसर लिखना सिखाएंगे लास्ट ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन समझ ऐसी देंगे, आपके पास इतनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे कि आप उत्तर लिखें तो आपका उत्तर औरों से थोड़ा भिन्न हो। इसके लिए बेसिक पर फोकस कीजिएगा, और इससे आपको जीएस यानी पीटीयूटी में भी मदद मिलेगा। ठीक है, और कोई भी ज्योग्राफी की कोई बुक जब पढ़ने बैठेंगे ना तो कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी परेशान नहीं करेगा, आप फील करेंगे कहाँ लग रहा है कि हम ऑप्शनल वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे फोर्सेस। अनावृतीकरण क्या होता है, अनावृति यानी डेन्यूडेशन जो शब्द बना है ना, डेन्यूडेशन ये न्यूड शब्द से बना है। जब न्यूडेशन, डेन्यूडेड मतलब होता है नेकेड, डेन्यूडेड का मतलब ये होता है नेकेड। नेकेड का मतलब क्या, पहले से आपके ऊपर कोई लेयर है, मान लीजिए प्याज का छिलका, तो ऊपर से प्याज के छिलके पर एक लेयर है, लेयर हट गया तो अंदर का पार्ट बाहर आ गया। वही है जब कोई चट्टान है, मान लीजिए ये चट्टान है, ये क्या है, एक चट्टान है, मान लेते हैं कि ये चट्टान है। अब क्या है, इस चट्टान के ऊपर ऋतु ने काम किया। ऋतु का मतलब गर्मी में ये चट्टान तपा और ठंड में ये चट्टान सिकुड़ा। ठीक है, और बरसात की बूंदों की इस पर चोट लगी, बरसात। तो 3 जो ऋतुएं हैं यानी वर्षा ऋतु, और वही शीत ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु, इन ऋतुओं में यदि ये चट्टान इन ऋतुओं को फेस कर रहा है यानी नेकेड है, इसके ऊपर कोई लेयर कोई कवर नहीं है, तो क्या होगा, सिंपल सा प्रॉब्लम होगा इस चट्टान के साथ। क्या, इस ये ऊपर से ये चट्टान धीरे 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 करके क्या होने लगेगा, ये खत्म होने लगेगा, एक लेयर खत्म। ठीक है, उसी तरह से ये एक एक करके जब इसका लेयर पर लेयर कंप्लीटली खत्म होते जाएगा, इस चट्टान का लेयर खत्म होता चला जाएगा, तो इससे ये चट्टान धीरे 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 क्या होता जाएगा, आगे आके बताइए आप, ये प्लेन होता जाएगा यानी सी लेवल पर। लास्ट में मान लीजिए अभी आज से 10 साल पहले ये ऊपर यहां तक था, इसका लगातार इरोजन हो रहा है, पहले एक लेयर हटा, फिर दूसरा लेयर हटा, फिर तीसरा लेयर हटा, और इस तरह से हम देखें कि पहले ये क्या था और अब ये क्या है।
जैसे कि अरावली पर्वत, जैसे कि अरावली पर्वत, मान लीजिए अरावली पर्वत पहले ऐसा था और फिर ऐसा बच गया, अभी ऐसा और अभी ऐसा बच गया, ये और ये इसका बेस लाइन है मान लीजिए, ठीक है, बेस लाइन है और इसके बीच में ये अरावली पर्वत है सपोज, अरावली पर्वत है। तो ऋतुओं के कारण लगातार अरावली पर्वत जो ओपन रहा, ऋतुओं के कारण क्या होगा, इसका एक लेयर, फिर ये दूसरा लेयर, इस तरह से कई लेयर होंगे इसके, जो वन बाय वन करके प्रकृति के मतलब ऊपर नेकेड होता चला जाएगा और ये इरोड होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा। तो कैसे खत्म होता है, इसके लिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नया कपड़ा, कोई नया जींस, एक एकदम बिल्कुल न्यू बेहतरीन जींस खरीदो और खरीद के उसको हमने छत पे फेंक दिया। एक बेहतरीन जींस खरीदा, एकदम मजबूत जींस, फटमा ना फटे ऐसा जींस, और उसको हमने छप्पड़ पर फेंक दिया या छत पे फेंक दिया। साल भर बाद उठाने गए उस जींस को, क्या लगता है कि जहां से आप जींस को पकड़ेंगे वहीं से जींस आपकी मुट्ठी में आ जाएगा? ऐसा क्या हो गया जींस में? तो आप कहेंगे सड़ सड़ गया जींस। क्या हो गया? सड़ गया। तो ये जो सड़ गया जींस, क्यों सड़ गया जींस? सर गर्मी में रहा तो ज्यादा टेम्परेचर के कारण इसकी संरचना ढीली हो गई, ठंड में रहा संरचना सिकुड़ गई, लगातार सिकुड़ने फैलने और वर्षा की बूंदों के कारण खुले में रहने पे ये क्या हो गया? सड़ गया। इस सड़ने की क्रिया के कारण इसका ऊपर का लेयर खराब हो गया, इसके अंदर जो है वो उसको कम डैमेज होगा, जो सबसे बाहरी परत होगा वो ज्यादा डैमेज होगा। तो जब परत दर परत बाहरी शक्तियां किसी चट्टान को डैमेज करती है और डैमेज करके धीरे 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 उस चट्टान को छोटा कर देती है, घिस देती है, कमजोर कर देती है, उसको कहते हैं डेनुडेशन, उसको कहते हैं अनावृतीकरण। देखा होगा आपने, ऊपर का परत पपरी छोड़ता है, पपरी पपरी छोड़ता है। बिल्डिंग में भी, आपकी बिल्डिंग भी बहुत दिनों तक यदि आप डेंटिंग पेंटिंग नहीं करेंगे, बनाए नया घर और 20 साल ऐसे ही छोड़ दिए, तो पपड़ी गिरने लगता है उससे। वो जो पपड़ी गिरता है ना, चाहे छत से झरे या बाहर दीवार से झरे, वो पपड़ी आपका क्या क्यों गिरता है, आप घर से क्यों, वो करता कौन गिराता है? बाहरी शक्तियां। बाहरी शक्तियां ही चट्टानों के ऊपरी परत को, पपड़ी को सड़ा गला के एक लेयर निकाल देती है, दूसरा लेयर निकाल लेती है, तीसरा लेयर निकाल लेती है, लेयर दर लेयर निकलते जाता है परत, और चट्टान छोटी होती जाती है। और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक वो चट्टान क्या ना हो जाए, जब तक ये चट्टान खत्म ना हो जाए तब तक ये चलता रहता है, लेयर दर लेयर। हटा दिया, दूसरा लेयर भी हटा दिया, तीसरा लेयर हटा दिया, चौथा लेयर। तो इस तरह से अंत में एकदम छोटी सी पहाड़ी के रूप में बच रहा अरावली पहाड़ी। कभी ऐसा हुआ करता था और आज ऐसा हुआ करता है, बिल्कुल मुगलिया सल्तनत की तरह, कि कभी कहां तक फैला था और बाद में लाल किला तक रह गया। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये है अनावृतीकरण। ये बाहरी शक्तियां ही करती हैं, और इसके लिए बाहरी शक्तियां, फोर्स जो है, जो एक्सोजेनेटिक फोर्स है, वो फोर्स इसके लिए दो हथियार का यूज करती है, दो नहीं, दो तीन हथियार का यूज करती है। तो वो कौन कौन से दांत हैं, हथियार हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के? तो हीट, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर हो गया, नमी जिसको कहते हैं। मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में क्या फर्क है? ह्यूमिडिटी को कहते हैं आर्द्रता। जब एयर में वार्म वाटर पार्टिकल होता है जिसके अंदर लेटेंट हीट होती है, यानी वाटर वेपर होता है, एयर में जब वाटर वेपर होता है तो उसको हम ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहते हैं। उसमें लेटेंट हीट होता है वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, जो वाटर वेपर के अंदर लेटेंट हीट होता है, तो वो गर्म हवा होती है, एक तरीके से गर्म होती है, उसमें उष्मा ज्यादा होती है, वो ह्यूमिडिटी होता है। जब वाटर ड्रॉपलेट जो हो अवेलेबल हो, वाटर वेपर की जगह वाटर ड्रॉपलेट अवेलेबल हो, जब वाटर वेपर था तो वो ह्यूमिडिटी था, और वाटर ड्रॉपलेट है तो इसमें लेटेंट हीट नहीं होता, ये ठंडा पानी होता है, हवा भी ठंडी होती, तो नमी, नमी से हवा, ठीक है, नमी हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसी को यूज करती है, कौन यूज करती है? एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। किस काम के लिए? डेनुडेशन के लिए। किसका डेनुडेशन करती है? रॉक का डेनुडेशन करती है। रॉक क्या है? इसी से अर्थ का अपर लेयर बना है, अर्थ का अपर लेयर, अर्थ पे जो उच्चावच क्रिएट होता है, अर्थ पे जो
प्लेन रीजन नहीं है जहां भी, वहां किसने अर्थ को प्लेन नहीं, मतलब प्लेन नहीं होने से रोका है? प्लेन होने से किसने रोका है? तो रॉक फॉर्मेशन, रॉक, नए नई चट्टाने राइज कर जाती हैं, चट्टानों का उत्थान हो जाता है। राइज ऑफ द रॉक आर दी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीफ क्रिएशन। और जैसे ही कहीं रिलीफ क्रिएट होती है, उच्चावच क्रिएट होता है, माउंटेन्स प्लेटूज क्रिएट होती है, वैसे ही एक्सोजेनेटिक फोर्सेस अपने एजेंट को लगा देती है। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के एजेंट कौन है? टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, मॉइस्चर हो गया, इसके अलावा और भी एजेंट हैं इसके, ठीक है। एक्सोजेनेटिक की कई सारी टेक्निक्स हैं। तो डेनुडेशन एक टेक्निक है जिसमें परत दर परत उड़ा देती है, वो ऊपरी परत को ही सड़ा के निकाल देती है। और सड़ाने के लिए भी एक टेक्निक यूज करती है, वेदरिंग। इसी को वेदरिंग, जिस टेक्निक से इस परत को उड़ाया जाता है, चट्टानों को परत दर परत हटाने के लिए, सड़ाने के लिए, सड़ाने के टेक्निक है जिसको वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। तीन तरह से बाहरी शक्तियां चट्टानों को सड़ाती गलाती है। तीन तरह से चट्टानों को बाहरी शक्तियां सड़ाती गलाती हैं। कैसे? एक होता है फिजिकल वेदरिंग, एक होता है केमिकल वेदरिंग, एक होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो कैसे करती हैं ये फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग? देखो, अभी जो हम लोग एग्जांपल दे रहे थे कि टेम्परेचर की मदद से या ह्यूमिडिटी की मदद से या मॉइस्चर की मदद से कोई चट्टान टूट फूट गया, सड़गल गया चट्टान का ऊपरी परत, तो वो एक तरह का फिजिकल वेदरिंग है। विद द हेल्प ऑफ फिजिकल वेदरिंग जब चट्टान का डेनुडेशन होता है, चट्टान की ऊपरी परत खत्म होती है, तो उसको हम फिजिकल वेदरिंग के कैटेगरी में रखते हैं। ऐसा तब होता है जब चट्टाने नेकेड हो जाती हैं। चट्टाने नेकेड कब होती हैं? जब उसके ऊपर का जो वेजिटेशन है, चाहे ग्रास है या फॉरेस्ट है, जब वो नष्ट हो जाता है तो चट्टाने नेकेड हो जाती हैं। जब चट्टाने नेकेड हो जाती हैं तो उसके ऊपर ये सारे फोर्सेस लगने लगते हैं। सीधा सूर्य की धूप उस पर पड़ती है, गर्म होता है वो, उसकी संरचना ढीली पड़ती है, रात में नमी के कारण वो सिकुड़ती है, तो इसके कारण लगातार सिकुड़ने और फैलने से उसकी संरचना ढीली होती है, वो सड़ जाती है। और जब वो सड़ जाती है तब उस पर, सड़े हुए पर और जो नहीं सड़ा है उस पर भी बाह्य शक्तियां एक और अपना पावर लगाती है, एक और टेक्निक यूज करती है, इरोजन। इरोजन क्या है? कभी कंघी से कभी बाल जरूर साफ किए होगे, बाल बनाए होगे। तो तुम कंघी से जब बाल बनाते हो तो बहुत सारा मटेरियल कंघी बाहर ले आता है। तो वो कई तकनीक है, तरीका है, जिसमें घर्षण हो गया, सन्नी घर्षण हो गया, एक तरीके से कई टेक्निक है। मतलब एयर के थ्रू, फ्लोइंग वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, ग्लेशियल के थ्रू, एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, बाहरी शक्तियां जो है, अर्थ के ऊपरी परत पर जहां कहीं चट्टाने सड़गल गई हैं, वेदरिंग के कारण जब चट्टाने सड़गल जाती हैं, ठीक है, वेदरिंग के कारण जब चट्टाने सड़गल जाती हैं, तो सड़ने गलने के बावजूद भी ये चट्टाने अपने मदर रॉक को छोड़ती नहीं है, अपने मातृ चट्टान में चिपकी रहती हैं। लेकिन वो होती क्या है? एक्चुअल में सड़गल गई होती हैं, ठीक है। तो सड़ी गली चट्टाने भी अपनी मातृ चट्टान के साथ चिपकी रहती हैं। फिर ऐसे चिपके हुए सड़े गले चट्टान को इसकी अम्मा से अलग करने के लिए, यानी मदर रॉक से उस डिकम्पोज्ड रॉक मटेरियल को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए बाहरी शक्तियां इरोजन यूज करती है। इरोजन का मतलब होता है नोचना, बखोरना, खखोरना, यानी ऊपर की जो परत सड़गल गई उस परत को हटाना है। तो प्रकृति के पास हाथ तो है नहीं आपकी तरह, ना कंघी है, तो प्रकृति उसको हटाने के लिए कुछ एजेंट को भेजती है। उस पर वर्षा का जल आता है और उसको बहा ले जाता है, या उस पर हवा आती है, धक्का मार के बहा ले जाती है, या यदि हिमनद वाला क्षेत्र है तो हिमनद बनता है और अपने साथ बहा ले जाता है। कभी कभी ना हवा बहा पाती है, ना वर्षा बहा पाती है, ना कोई कोई एजेंट यदि काम ना कर रहा हो तो एजेंट ऑफ एरोजन फेल हो रहा हो, यानी मान लो बाह्य शक्तियां एक ही बार में बड़े लेवल पे काम निपटाने के मूड में हो, क्योंकि एजेंट ऑफ एरोजन जो है, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ये तो स्लो मोशन में करेगी। अब यदि जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यदि स्लो मोशन के मूड में ना हो तो फिर वो क्या करती है? मास मूवमेंट करती है। ये मास मूवमेंट किस चिड़िया का नाम है? आपने लैंडस्लाइड का नाम सुना होगा, लैंडस्लाइड का नाम सुना होगा, भूस्खलन।
या एवेलांस का नाम सुना होगा। मान लो कि ये इतना बड़ा पहाड़ी है, ठीक है, ये इतनी बड़ी बहुत बड़ी पहाड़ी है और ये नीचे मैदानी भाग है और ये हो गई पहाड़ी। अब इस पहाड़ी पे ऊपर का परत कितनों बाह्य शक्ति चाह रही है, एक्सटर्नल फोर्स इस पहाड़ी को काट के कहां ले जाना चाहती है, एकदम प्लेन पे आ जाओ तुम। एक्सटर्नल फोर्स तो चाहती है कि तुम अपने औकात पे आ जाओ, लगभग प्लेन हो जाओ। एक्सटर्नल फोर्स का बस चले तो तुमको और काट छांट के एकदम पतला कर दे। कहां ला दे वो? एक्सटर्नल फोर्स का बस चले तो तुमको यहां ला दे, लेकिन तुम हो कहां? एकदम टॉप ऐसे हो। अब एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स काम करना चाहती है इस पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है, बाह्य शक्तियां क्या कर रही है, इस पे इरोजन के दूत बाकी जितने दूत हैं लगा रही है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना कट रहा है ऊपर का, थोड़ा थोड़ा करके कट रहा है। मान लो एक रीजन ये है, इतना काट पाई, ठीक है, इतना ही काट पाई बाहरी शक्तियां। मान लेते हैं कितना काट पाई, ये ऊपर का लेयर हट गया, ठीक है। पहले कहां तक था, वहां तक था, लेकिन अब कहां हो गया, यहां तक हो गया, यानी कुछ लेयर हट गया इससे, ठीक है, कुछ लेयर हट गया, ये सब हट गया। कैसे? अपर्दन के थ्रू बहता हुआ जल इसको लेके नीचे उतर गया, चला गया आगे। लेकिन यदि मान लेते हैं कुछ देर के लिए बाह्य शक्तियां यदि बहुत ज्यादा मात्रा में लेके उतरना चाहती हैं इसको, और ये क्या हो गया, ये इसकी संरचना ढीली हो गई है बहुत ज्यादा, तो हो सकता है कि बाह्य शक्ति जो है वो इतना बड़ा एरिया लेके यहां से क्या हो जाए, उतर जाए, खिसक जाए। कैसे खिसकेगी ये? मान लेते हैं ये जो पूरा रीजन है ये कैसे खिसकेगी, ये रीजन यहां से ऐसे करके फिसल जाएगी पूरा, और फिसल के ये रीजन कहां चली जाएगी, नीचे। आपने देखा होगा फिसल के ये नीचे आके चूर चूर होके फिर बह जाएगी। तो जब बड़े लेवल पे पहाड़ी ढलान से बड़ी मात्रा में सामूहिक रूप से स्थानांतरण हो रहा हो मलबे का, डिपॉजिट का, ऑटोमेटिकली ड्यू टू ग्रेविटेशन हो सकता है, वर्षा ज्यादा पड़ा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पूरा का पूरा जो मलबा था नीचे फिसल गया। मलबा के नीचे फिसलने से जो पहले आकार था इस माउंटेन का ऐसा था, पहले आकार कैसा था, इतना बड़ा था ये माउंटेन, ठीक है, पहले इस माउंटेन का आकार इतना बड़ा था, बहुत बड़ा, ठीक है, ये सब इसी माउंटेन के अंतर्गत आता था। मान लेते हैं थोड़ा आज सिस्टम खुला है उधर, नहीं, ये पहले आकार में ऐसा था, पूरा बड़ा आकार में, ठीक है। अब क्या हुआ, ये इतना आकार में था, उसके बाद जो ये जो रीजन मैंने बताया कि ये फिसल गया, क्या हो गया, इसको कहते हैं भूस्खलन। क्या सुना होगा आपने नाम इसका, इसको कहते हैं भूस्खलन। हिंदी में भूस्खलन कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्लाइड। ज्यादातर टिहरी गढ़वाल रीजन जो है, आपने नाम सुना होगा टिहरी गढ़वाल का, आपने नाम सुना होगा, नैनीताल का नाम सुना होगा आपने, भवाली का नाम सुना होगा, ये सब एरिया है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, जहां शिवालिक श्रेणी के रेंज हैं, और हिमाचल का जो सबसे लास्ट रेंज है उस रीजन में, खास करके गढ़वाल और कुमायूं रीजन में, गढ़वाल और कुमायूं रीजन दोनों ही रीजनों में, गढ़वाल में ज्यादा होता है, कुमायूं में कम होता है, लेकिन दोनों में होता है, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा आपको क्या, मास मूवमेंट। इसको क्या कहते हैं, मास मूवमेंट। पश्चिमी घाट में पर्वत में कम मिलेगा, लेकिन हिमालय में मास मूवमेंट ज्यादा मिलेगा। क्या कारण है? एक तो हिमालय की ऊंचाई देख लो, बहुत ज्यादा है, हिमालय की ऊंचाई ज्यादा है, और जब किसी पर्वत की ऊंचाई ज्यादा होगी तो उस पर्वत की ढलान पे गुरुत्वाकर्षण बल भी तो ज्यादा काम करेगा, यानी गुरुत्व बल कहेंगे, गुरुत्व बल ज्यादा काम करेगा। यदि ये यहाँ अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल है तो इस अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल पे खिंचाव आएगा नीचे की तरफ फिसलने का, और जब सामूहिक रूप से ये पूरा का पूरा नीचे फिसल जाएंगे, जब सामूहिक रूप से ये पूरा का पूरा फिसल जाएगा, तो आप खुद ही सोचो फिर, यदि सामूहिक रूप से ये पूरा का पूरा फिसल जाएगा तो एक्चुअल में ये बचेगा क्या, ठीक है, क्या बचेगा जरा देखना। एक्चुअल में यदि ये फिसल गया, ये भी फिसल गया, ये भी फिसल गया, ये भी चला गया, तो कुल मिला के जो ये जो पूरा का पूरा एरिया था छोटा हो गया, ये पहाड़ी छोटी हो गई। तो इस तरह से पहाड़ी को इसने क्या करने की कोशिश की, बाह्य शक्ति ने इस पहाड़ी को समतल बनाने की कोशिश की,
और समतल बनाने के लिए बाह्य शक्ति ने कौन से टेक्निक को यूज किया? मास मूवमेंट को। तो किसी स्थान पे यदि लैंडस्लाइड हो रहा हो, किसी स्थान पे यदि लैंडस्लाइड हो रहा हो या फिर एवेलांस हो रहा हो, तो समझ लेना चाहिए कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस उस क्षेत्र को समतल बनाने के लिए जो टेक्निक यूज कर रही है वो क्या है? मास मूवमेंट। तो मास मूवमेंट टेक्निक है बाहरी शक्ति का, जिसकी मदद से बाहरी शक्तियां ऊंचे क्षेत्र को समतल बनाने में लगी रहती है। ये थॉक में समतल बनाती है। मास मूवमेंट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कम समय में ज्यादा मलबा को ऊंचाई से लाके समतल करने में लगाना हो तो उसके लिए टर्म यूज होता है मास मूवमेंट। इरोजन क्या है? ये ज्यादा समय लेता है और इसमें ज्यादा अलग अलग टाइप के एजेंट इन्वॉल्व हैं। कहीं रिवर इन्वॉल्व है, कहीं विंड इन्वॉल्व है, कहीं फ्लोइंग वाटर इन्वॉल्व है, कहीं समुद्र का ज्वार भाटा इन्वॉल्व है। तटीय क्षेत्र में समुद्र आके सिर पटकती है, समुद्र की तरंगें आके सिर पटकती है और तट को काट ले जाती है। तट को क्यों काटती है? वो समतल करने के लिए बाह्य शक्तियां उससे ये काम करवाती है। तो बाह्य शक्तियां ज्वार भाटाओं के माध्यम से, समुद्र की तरंगों के माध्यम से यदि तट को काट रही है और तट को काट के तट पर तरह तरह की आकृतियां बना रही है, वो समतल करने की कोशिश कर रही है। बाह्य शक्तियां यदि बहते हुए जल यानी नदी की मदद से पहाड़ को काट रही है तो वो समतल बनाने का काम कर रही है। और सारा मलबा काट के ले जाके डेल्टा बना रही है। डेल्टा कहां बना रही है? नदी कभी भी हिमालय के ऊपर डेल्टा बनाती है? कोई भी नदी किसी पर्वत और पठार के ऊपर डेल्टा बनाती? नहीं। तो कहां डेल्टा बनाती है? समुद्र का जहां सी लेवल है ना, जल स्तर, उसके ठीक पास में डेल्टा बनाती कि ये लो माता रानी समतल कर दिया। यानी जहां ज्यादा था वहां से काट लाया। प्रकृति अपने आप में घोर सोशलिस्ट है। जहां ज्यादा था वहां से काट लाया और जहां कम था वहां लाके बिछा दिया ताकि प्लेन हो, इक्वलिटी, समतल। तो ये जो इक्वलिटी है, समतल करने की कोशिश है, ये बाह्य शक्तियां करती हैं, मास मूवमेंट के थ्रू करती हैं। जो हिमस्खलन है, भूस्खलन है, ये मास मूवमेंट है। ठीक है। इरोजन जो नदियां काटती हैं, जो हवा उड़ा ले जाती हैं बालू को, रेत को अपने साथ, और ले जाके कहां गिराती हैं? उसको जहां गहरा है। ऊंचे रेत के टीले से ऊंचा उड़ाती है हवा रेत को, और जहां नीचा है वहां उस रेत को भर देती है ले जाके, डिपॉजिट कर देती है ले जाके। समतल करने के लिए हवा, पानी, समुद्र के जल, हिमनद, इन सब को एक दूत के रूप में, अपने एजेंट के रूप में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस यूज करती है। और अपने एजेंट को कॉपरेट करने के लिए जिन फोर्सेस की मदद, जिन टेक्निक की मदद से कठोर चट्टानों को या मुलायम चट्टानों को, या कठोर चट्टानों को मुलायम बनाती है ताकि उसका एजेंट उसको काट सके। कठोर चट्टानों को मुलायम बनाती है बाहरी शक्तियां। मुलायम बनाने के लिए फिजिकल टेक्निक अपनाती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की मदद से। केमिकल टेक्निक भी अपनाती है। कैसे अपनाती है केमिकल टेक्निक और फिजिकल टेक्निक कैसे अपनाती है? क्या करती है सुनो। जैसे मान लो दिन में चट्टान गर्म हुआ, ये चट्टान दिन में बहुत ज्यादा, ये चट्टान गर्म हुआ। गर्म होने से मान लेते हैं कि फट गया, दरार फट गया इस चट्टान पे। ये गर्म हुआ ना, तो गर्म होने से इस पे क्या पड़ गया? दरार पड़ गया। जब इस चट्टान पे दरार पड़ गया तो वर्षा का पानी इस दरार में चला गया। और जब वर्षा का पानी चला गया, दिन में इसमें वर्षा का पानी गया, दिन में वर्षा का पानी गया इसमें। रात में तापमान जब कम हुआ तो ये जो वर्षा का पानी इसमें गया था, जो वर्षा का पानी इसमें गया था, वो रात में तापमान कम हुआ तो फ्रिज हो गया। और जब वो फ्रिज हो गया, तापमान कम होने के कारण ये रात में क्या हो गया? ये बिल्कुल फ्रिज हो गया, फ्रिज। और जब ये फ्रिज हो गया तो छेनी का काम किया, और जब छेनी का काम किया तो अगले केस में, ये अगले केस में छेनी का जब काम किया तो अगले केस में ये और बड़ा दरार बना दिया। यानी कि अब जो ये दरार बना, ऐसा करके दरार बना दिया। ठीक है, दरार ऐसा बन गया। यानी कि अब यदि ठीक से देखें तो ये अपने आप में बड़ा दरार बना दिया। तो ये इस तरह का यदि कार्य कर रही है तो ये केमिकल में आएगा या फिर फिजिकल में आएगा? तो ध्यान से समझिए,
ये इस तरह से यदि दरारें बना रही हैं, वर्षा का पानी किसी चट्टान की दरार में जा रहा है और वर्षा का पानी चट्टान के दरार में जाने से यदि चट्टान फट रहा है तो उसके लिए टर्म क्या यूज होगा? वो फिजिकल वेदरिंग में आएगा। ठीक है, क्यों? फेज चेंज होने से वो वेदरिंग, चट्टाने फट रही हैं। जैसे लकड़ी फाड़ने के लिए, लकड़ी चीरने के लिए हम छेनी यूज करते हैं, वैसे बाहरी शक्तियां चट्टान को फाड़ने के लिए फिजिकल टेक्निक यूज करती है, फिजिक्स की थ्योरी यूज करती है। पूछो, प्रियदर्शनी कुछ पूछना चाहती है, पूछ लो। यस सर। सर बोल रहे थे सर, कहीं कहीं पे जैसे हम लोग के जमालपुर में भी पहाड़ है, तो वहां देखते हैं कि वहां से पहाड़ से पानी नहीं टपकता है, लेकिन वैसे पहाड़ में देखिए मतलब पठार वगैरह पे गई हूँ वहां, तो वहां पे पानी वगैरह सर आता है, पर मतलब उससे तो वो क्यों आता है? मतलब बोलते हैं कि पहाड़ मतलब जिंदा है, ऐसा कुछ तो। ऐसा नहीं है, जमालपुर पहाड़ भी अब ठीक से घूमी नहीं है आप। क्या सर गए मतलब मैं जमालपुर जहाँ कभी? तक आप जमालपुर देखी पहाड़ी में हूँ। आप सुरंग क्षेत्र में जाइए, जहां पे पुराना सुरंग है, तो सुरंग में हाँ, पहाड़ से पानी टपकता है। दरअसल जो ऐसा पहाड़ियां क्यों होता है होती सर? हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। पहाड़ियां, जितनी भी पहाड़ियां होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, उन चट्टानों के बीच में स्पेस होता है, दरारें होती हैं, और ये पानी उन्हीं दरारों के माध्यम से अंदर घुस जाती हैं। अंदर घुसती हैं तो उन्हीं दरारों से होती हुई रिश्ते रिश्ते नीचे तक आ जाती हैं और टपकती हैं। तो चलिए, आपका ये एक क्वेश्चन था आपके मन में, और कोई क्वेश्चन ऐसा आपके मन में है? नहीं सर, मतलब मैं देखी हूँ सर कि मतलब पहाड़ों से मतलब पानी निकलते हुए, तो मैं मुझे लगा कि मतलब ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए करके। होता है कि पहाड़ पर्वत जो होते हैं अंदर से खोखले होते हैं, हम बताएंगे आपको, और अंदर अच्छा। चट्टानों के बीच में स्पेस होता है, और पानी, वाटर एक ऐसा मैटर है, एक ऐसा पदार्थ है जो हाँ। किसी भी मतलब हल्का सा भी दरार होगा तो उससे नीचे रिस के पहुंच जाता है। तो उन्हीं दरारों से, पहाड़ी दरारों से रिस के वो नीचे तक पहुंच जाता है, इसके कारण वो इस तरह। मैं क्या समझाना चाहता हूं, इस पे भी सब ध्यान दीजिए। मेरी जी पूरी सर। कोशिश है बेसिक समझ बनाने की, और मैं सोच रहा हूं कि बहुत हद तक मैंने आपको ये समझाने में सफलता हासिल की। आई थिंक आप लोग अब इसका निर्णय करेंगे कि आपको ये बात बेसिकली समझ में आ गया होगा कि धरातल पर दो तरह की शक्तियां काम करती है। एक आंतरिक शक्तियां, इसको वन बाय वन करके, चूंकि हम पढ़ाना ही है मुझे, चैप्टर बाय चैप्टर, हम आपको ज्वालामुखी पढ़ाने वाले हैं, हम आपको वॉल्केनो पढ़ाने वाले, सिलेबस में आपका फॉल्टिंग फोल्डिंग भी पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए हमने इसको उतना ज्यादा इलेबोरेट नहीं किया। लेकिन इधर वाला जो सेक्शन है, यूपीएससी ने, सॉरी बीपीएससी ने डिटेल में आपको ये पढ़ाने के लिए नहीं दिया, लेकिन एनसीईआरटी में आपको ये मिलेगा, बाहरी शक्तियां, आंतरिक शक्तियां। एनसीईआरटी में इसको पढ़ाया है, डेनुडेशन को, अपक्षय को, इरोजन को, मास मूवमेंट को। तो ये कोई बड़ा टफ चैप्टर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ इसको एक बेसिक समझ बनाने के लिए इन शब्दों से मिलाया आपको कि वेदरिंग जो होता है क्या होता है। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, वेदरिंग पे। जो केमिकल वेदरिंग है, केमिकल वेदरिंग क्या है? CO2 जो है ना, पानी, वर्षा के पानी में यदि CO2 मिला हुआ हो और नीचे लाइमस्टोन का कोई चट्टान हो, चूना पत्थर हो, चूना पत्थर वाला चट्टान हो, तो जब वर्षा का जल CO2 के साथ चूना पत्थर वाले जल से प्रतिक्रिया करता है तो वो कार्बोनिक एसिड बना देता है। और वो कार्बोनिक एसिड जो है, वो कार्बोनिक एसिड जो है, वो चट्टान को, जो लाइमस्टोन है उसको और तेजी से घोल के उसके मुलायम पार्ट को बहा ले जाता है अपने साथ, और हार्ड पार्ट बच जाता है। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बन जाता है। एक यू वाला आपको बताएंगे, कंघी जैसा डिजाइन, हार्ड रॉक कंघी जैसा खड़ा रह जाता है और चूना पत्थर को वो कार्बोनिक एसिड अपने साथ बहा ले जाता है। इसी तरीके से छिद्र बनता है, रंध्र, पोर्स, पोर्स बनता है, केव बनता है, स्टैगलैक्टाइट, स्टैलेग्माइट, ये सब के सब जो बनता है, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन बनते हैं। तो इसमें ये केमिकल वेदरिंग का बड़ा रोल है। तो केमिकल वेदरिंग भी टाइप, एक बच्चा एक क्वेश्चन पूछा है, दिव्या ने लिखा है फिजिकल, तो सही लिखा है। और फिर एक मुकेश जी हैं, वो लिख रहे हैं क्या डेनुडेशन एक्सफोलिएशन से, मैंने, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा अंतर है। आप कह सकते हैं सेम, फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि बाहरी परत का उखड़ना, खत्म होना। तो डेनुडेशन इसी का एक कंप्लीट नाम है, एक्सफोलिएशन उसका एक टाइप है। डेनुडेशन मतलब ये भी एक डेनुडेशन के अधीन ही आता है। यदि वेदरिंग के कारण चट्टान की ऊपरी परत हट रही है तो ये भी, हाँ, एक्सफोलिएशन कह सकते हैं।
ठीक है, बट ज्योग्राफी में एक्सफोलिएशन के लिए ही ज्योग्राफी का अपना टेक्निकल टर्म है। हर सब्जेक्ट का ना अपना टेक्निकल टर्म होता है, हर सब्जेक्ट का अपना टेक्निकल टर्म होता है। तो एक्सफोलिएशन का ही अपना टर्म है डेन्यूडेशन, लगभग समानता है। जी दिव्या पूछिए, दिव्या वर्मा। सर हेलो। जी जी सर नमस्ते। जी पूछिए दिव्या। सर ये जो झरने पहाड़ों से गिरते हैं, जो वाटरफॉल्स होते हैं वो, और जो हम लोग सुनते हैं कि नदियां जो है इस पर्वत से निकली है, उसका मुहाना यहाँ पे है, तो ये सारे जो पहाड़ में से पानी कहाँ से आता है? वो जो वर्षा वाला जल होता है वही स्टोर होके छन छन के निकलता है, या फिर अंदर से कैसे होता है? देखिए मेरी बात सुनिए, आपका प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन थोड़ा कोर्स से हटके है, फिर भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आपने कभी एक टर्म सुना है क्या, वाटर टेबल सुना है कभी? नहीं सर। नहीं सुना, कोई बात नहीं। वाटर टेबल को हिंदी में अंडरग्राउंड वाटर के नाम से भी जानते हैं, भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर का नाम आपने जरूर सुना होगा ना? जी सर। सुना होगा। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर पृथ्वी में ज्यादा गहराई तक नहीं होती, अर्थ में पृथ्वी में ज्यादा गहराई तक नहीं होती अंडरग्राउंड वाटर। ये मुश्किल से किलोमीटर तक का, मतलब 1 किलोमीटर से भी कम रेंज तक ही भी मिलता है। दरअसल पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है ना, पृथ्वी का जो ऊपरी परत होता है, वो कई प्रकार के डिपॉजिट्स, अवसाद से मिलकर बना होता है। पृथ्वी का ऊपरी परत जो होता है वो कई प्रकार के अवसाद से बना होता है। जैसे आप अपने घर में यदि नलकूप खनाते हैं, तो आपको वो कहता है कि लगता है बालू निकल गया, इतना फीट पे बालू आ जाएगा, या उतना फीट पे अभी तो कंकड़ पत्थर निकल रहा है। और फिर वो जब बालू रेत निकल जाता है, तो फिर वो आपके यहाँ जो ट्यूबवेल वाला है कहता है अब पानी दे देगा। तो दरअसल पृथ्वी कई का ऊपरी परत जो है वो डिपॉजिट्स, कई प्रकार के डिपॉजिट्स से मिलकर बना है। इसमें से जब वर्षा जब होती है ना, जब वर्षा होता है, तो हर एक चट्टाने, जो चट्टानों में छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, चट्टानों में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। खास करके जो सॉइल वाला एरिया, जहां भी सॉइल वाला एरिया है, सॉइल में बहुत ज्यादा पोर्स होता है। तो सॉइल की कैपेसिटी होती है वाटर, जिसमें छिद्र होगा, जिसमें रंध्र होंगे, जिसमें पोर्स होंगे, छिद्र रंध्र पोर्स एक ही होता है, ठीक है, सब सेम है। तो जिसमें छिद्र होंगे या रंध्र होंगे, छिद्र बोले, छिद्र रंध्र या पोर्स होगा, तो वो क्या करेगा ना, वो एब्जॉर्बेशन ऑफ वाटर करेगा। वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो छिद्रों के माध्यम से वाटर एक लेयर से उसके निचले लेयर में जाएगी, निचले लेयर से उसके निचले लेयर में जाएगी, उससे भी निचले लेयर में जाएगी। इस तरह से वाटर छन जाता है। वाटर का क्या हो जाता है, एक तरह से फिल्टर, वाटर फिल्टर, नेचुरल फिल्टर हो जाता है। और एक ऐसा लेयर आता है जिसके नीचे वाटर नहीं जा पाती, यानी उसमें पोर्स नहीं होते, उसमें छिद्र नहीं होते, रंध्र नहीं होते। तो वाटर जहां से नीचे नहीं जा सकती है, वहीं पर वो एक पूरे एरिया में बैठी रहती है बेचारी, वो वाटर वहां जमा रहती है। चाहे वो वाटर वहां जमा रहती है, किस रूप में जमा रहती है, उसको किस नाम से पुकारते हैं, उसको एक्वीफर कहते हैं। जिस रॉक बेड में पानी जमा रहता है, जिस रॉक बेड में, जिस चट्टान की परत में पानी जमा रहता है, उसी को एक्वीफर, एक्वीफर कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं जलभृंत। ऐसी चट्टानों को जलभृंत या एक्वीफर कहते हैं। अब एक्वीफर में पानी की जो मात्रा होती है, पानी की जो मात्रा होती है किसी एक्वीफर में, यदि वो एक्वीफर में पानी की मात्रा ज्यादा है, कि वो एक बड़ा एक्वीफर है मान लीजिए, ठीक है, पानी की मात्रा यहां है, तो अभी ये वाटर टेबल रिचार्ज है। अभी ये वाटर टेबल क्या है, रिचार्ज है। आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से इसका वाटर यदि निकाल लिया, आपने नलकूप खोदा, नलकूप से इसका वाटर निकाल लिया, कुआं खोदा, कुआं से इसका वाटर निकाल लिया, यहीं से वाटर निकाला आपने, नलकूप से, कुएं से आपने वाटर निकाल लिया इसका, तो क्या हो गया, वाटर कम हो गया यहां पे।
अब वाटर कम हो गया तो इसका टेबल, वाटर का टेबल क्या हो गया, लो हो गया। वाटर टेबल का लो होने का मतलब है कि जो उस पार्टिकुलर रीजन में जो एक्वीफर है, जो जलवृंत है, उसमें पानी की मात्रा कम हो गई। पानी की मात्रा कम हो गई तो यदि फिर वर्षा हो जाए तो या अल्लाह बहुत ही कामयाब हो जाए, फिर तो वर्षा होगा तो तुम वाटर टेबल तुम्हारा वही हो जाएगा, रिचार्ज। तो वाटर टेबल क्या हो जाएगा, रिचार्ज हो जाएगा। यानी पहले जितना पानी का लेयर था कुआं में, अब फिर से उतना पानी आ जाएगा। तो कुएं में, नल में पानी भाग जाता है इसलिए क्योंकि उस पार्टिकुलर एरिया में जहां से आप पानी निकाल रहे थे, उसका जो जलभृंत था, एक्वीफर था, वो रॉकबेड जिसमें वर्षा मतलब पानी जो है, मीठा पानी संग्रहित होता है, उस रॉकबेड को कहते हैं क्या, एक्वीफर। एक्वीफर कहते हैं। एक्वीफर में जो लेवल ऑफ वाटर होता है उसके लिए टर्म यूज होता है वाटर टेबल। और वाटर टेबल यदि हाई एरियाज में है और वहां आप, यहां मान लो यहां पर है वाटर टेबल बहुत हाई है और यहां आपने गड्ढा खोदा, तो ऑटोमेटिकली यहां आपको पानी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। ये उत्सृत कूप की तरह काम करेगा, आर्टिजन कुआं की तरह काम करेगा। ऑस्ट्रेलियाई रीजन में बहुत ज्यादा ऐसे आर्टिजन कुआं या उत्सृत कूप पाए जाते हैं। ये बात हो गई। अब आपने कहा पहाड़ों में पानी कहां से आता है, अब हम आपके प्रश्न पे आते हैं, फिर ईश्वर जी का प्रश्न भी उठाएंगे। आपने कहा कि पहाड़ों में पानी कहां से आता है। पहाड़ जो है वो बहुत बड़े एरियाज में फैले होते हैं। पहाड़ किसी छोटे एरियाज में फैले तो होते नहीं है, बहुत बड़े एरियाज में फैले होते हैं, कई हेक्टेयर में, कई किलोमीटर में फैले होते हैं। तो जब वर्षा होता है इस एरियाज में, जब वर्षा, और वर्षा ज्यादा होता है इस एरियाज में, क्यों, क्योंकि ये जो पहाड़ होते हैं ये ग्रीन एरियाज से ढके होते हैं। पहाड़ जो होते हैं ये ग्रीन एरियाज से ढके होते हैं। क्यों, क्योंकि इस पे जंगल उगाता है, इस पे जंगल उगाता है ना पहाड़ पे। तो जब पहाड़ पे जंगल उगाता है तो पहाड़ ग्रीन एरियाज से ढके होते हैं। अब इस ग्रीन एरियाज के कारण बादल और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और बादल जब अट्रैक्ट होते हैं तो इस पे वर्षा करते हैं। सोचो जब ये बादल इस इतने हेक्टेयर बहुत लंबे चौड़े एरियाज में बादल, जब तुम्हारे छोटे से छत पे बरसात के दिन में इतना पानी जमा हो जाता है कि नाले में एकदम धड़ धड़ गिरता है, ऊपर यदि बाल्टी वाल्टी रख देते हो तो पूरा बाल्टी भर जाता है। इतने बड़े पहाड़ी, काली पहाड़ या जो पहाड़ तुम्हारे आसपास है, इतने बड़े एरियाज में जब वर्षा होता होगा तो जो पानी इस ढलान से और जो पानी इस ढलान से यहां आता होगा, यहां पे पानी की क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती होगी। अब जो ये पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, जो भी है ये, इसके अंदर भी तो तरह तरह की क्या है, चट्टाने हैं। ये भी एक तरह की क्या है, चट्टाने हैं। इन चट्टानों में भी कुछ चट्टान ऐसे निश्चित रूप में होते हैं जिसमें पोर्स होते हैं। इन चट्टानों में कुछ चट्टानें ऐसी होती हैं जो छिद्र युक्त होती हैं, जो रंध्र युक्त होती हैं, जिनमें पोर्स होता है। ठीक है, तो ये जो छिद्र युक्त या रंध्र युक्त पोर्स होते हैं ना, इन चट्टानों के इन छिद्रों की मदद से ये वर्षा का पानी इधर उधर सेम जाता है, मतलब एंटर कर जाता है और जमा हो जाता है। लगातार वर्षा होते रहे तो यहाँ का जो सोखने की जो इसकी कैपेसिटी है पानी की, वो कंप्लीट फुल हो जाती है। यानी वाटर टेबल फुल रिचार्ज हो जाता है, फुल रिचार्ज मतलब ओवरफ्लो होने लगता है। तब वो जब पानी इसके एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी से भी ज्यादा हो जाता है, तब ये पानी का रास्ता ढूंढता है, पानी बाहर निकलने का, क्योंकि अब अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकती तो अब बाहर कहीं निकलेगी। तो बाहर कहीं निकलने के लिए पानी क्या करती है, जहां कहीं कमजोर चट्टान पाती है उसको काट के नीचे बहने लगती है, तो इस तरह से झरने का निर्माण हो जाता है। तो काली पहाड़ में सालों भर जमालपुर में झरना नहीं झरता है, बरसात में यदि ज्यादा वर्षा हो गई तो झरना फूट पड़ता है। ऐसा हर जगह होता है। अब ईश्वर जी का क्वेश्चन सुनते हैं। जी ईश्वर। हेलो सर। जी। सर आवाज जा रही है? हाँ हाँ। सर जैसे कि सर पहाड़ों में जो सर पानी निकलते हैं सर, उनके से सर मिनरल वाटर जैसे क्यों लगते हैं सर? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अभी हमने जस्ट एक वर्ड यूज किया, सब बच्चों ने देखा होगा, फिल्टर। यस सर। जब ये जो छिद्र युक्त चट्टानें होती हैं, रंध्र युक्त चट्टानें होती हैं, इन रंध्र युक्त चट्टानों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक के पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक के पार्टिकल्स होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स होते हैं। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, पानी इनमें से जिन मिनरल्स को अपने साथ घुला सकती है, घुला लेती है। तो जब वाटर में 84 200 से ज्यादा मिनरल्स की मदद से चट्टानें बनी होती हैं।
चट्टानें जो बनी होती हैं 200 से यस सर। ज्यादा टाइप के मिनरल से बनी होती हैं। अब उन चट्टानों में, उन्हीं चट्टानों के पार्टिकल्स रंध्र युक्त हैं, उन छिद्रों से पानी गुजरी है तो पानी उन मिनरल्स को अपने अंदर मिक्स कर लेती है, और साथ ही साथ पानी में जो गंदगी है उन छिद्रों से गुजरते समय, जैसे पानी जैसे छलनी से छानते हैं वैसे पानी छन जाता है, और पानी छन जाता है तो वो ज्यादा स्वादिष्ट भी हो जाता है, गंदगी उसकी छन जाती है और मिनरल से भरपूर हो जाता है। आजकल दिल्ली में एक फैशन चला है कि पैसे वाले लोग ब्लैक वाटर पीते हैं, पैसे वाले लोग ब्लैक वाटर पीते हैं, अल्कलाइन वाटर पीते हैं। बेवकूफ हैं सब के सब, ठीक है। कैसे बेवकूफ हैं? ये अल्कलाइन वाटर या ब्लैक वाटर कुछ नहीं है, क्या है? वही जो मिनरल्स उन चट्टानों में मिलता है, उसी के लेयर्स बना करके जो नॉर्मल पानी है उसी से गुजार देता है, बॉटल में पैक करके बेच ले रहा है 600 रुपये में 6 बॉटल, 100 रुपये 200 रुपये का एक बॉटल बेच रहा है। तो मिनरल्स के कारण ही अब नेचुरल जो पहाड़ी एरियाज में लोग रहते हैं उनको नेचुरली ये चीज मिल जाता है, ये सर नेचुरल पीने में फिल्टर का पानी सर काम। बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ जी, सर पीने में पानी सर बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू फॉर योर कमेंट, बट हम बता रहे हैं कि क्यों होता है ऐसा, ठीक है। मेरा काम बताना था आपके मन का क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी ही पूछ लीजिए। एक योगेंद्र त्यागी जी कहते हैं ज्यादातर नदियों का स्रोत ग्लेशियर होता है। ठीक है सर, ग्लेशियर भी होता है। इनका कहना था पहाड़ियों में पानी कहां से आता है उसको समझाने की कोशिश थी। अब मान लीजिए कि वर्षा के अलावा भी कोई स्रोत है, तो उसका एक हो सकता है कि ऊंचे पर्वत जो क्षेत्र हैं वहां पे तापमान कम होने के कारण वर्षा ना होकर हिमपात होता है, और हिमपात होने से एक बहुत मोटी लेयर बर्फ की जम जाती है, और ये लेयर जो ऊपर जमती है ढाल के कारण फिसल के नीचे आती है, और जब ये नीचे आती है तो पिघलती है, और पिघलती है तो फिर पानी बनाती है, पानी बनाती है तो वो पानी फिर नीचे वही उसी प्रोसेस से होके गुजरता है, और वो फिर हिमनद के पिघलने से बना पानी और ज्यादा प्योर होता है, गंगा जल हो जाता है वो। गंगा जल भी हिमनद के पिघलने से बना पानी। आपके मन में और कोई क्वेश्चन बन रहा हो तो पूछ लीजिए। बेसिक डिस्कशन आज तक है, कल हम आपको वेगनर पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। वेगनर और प्लेट टेक्टोनिक्स कल होगी क्लास। आज की क्लास में हमने सिर्फ आपसे, अच्छा नहीं, कल एक और क्लास होगी, उसके बाद वेगनर पढ़ाएंगे, वो बहुत जरूरी है वो क्लास। हम कल पृथ्वी की आंतरिक संरचना पहले पढ़ाएंगे और पृथ्वी पर मिलने वाले चट्टान। कल की क्लास होगी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये बहुत कम पूछता है एग्जाम में, फिर भी इसको डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ इसमें रॉक साइकिल और रॉक डिटेल में पढ़ाएंगे और नोट भी कराएंगे। परसों से होगी क्लास आपकी जो प्योर जियोमॉर्फोलॉजी है, और जो लोग ज्यादा डेप्थ में जाने के इच्छुक हैं वो इस किताब को यूज कर सकते हैं। ये सविंद्र संघ का जियोमॉर्फोलॉजी की बुक है, हिंदी में भी आती है इंग्लिश में भी आती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और किसी के कोई सवाल हैं तो पूछिए, और आज की क्लास इतनी ही हो पाएगी। आज और कल 2 दिन डिस्टर्ब हैं हम थोड़ा बहुत, लेकिन क्लास बंद नहीं करेंगे, रेगुलर क्लास आपकी जरूर होगी ऑप्शनल की। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है तो हैंड राइज कर रहे थे अभी आप में से कोई भाई बहन? सर वो जैव अक्षय के बारे में पूछा। अच्छा, जैविक अपक्षय क्या होता है? बहुत अच्छे, एक इनका क्वेश्चन था, क्या नाम है बेटा? मेरा सर प्रीति कुमारी। अच्छा, ठीक ठीक है, प्रीति कुमारी। मैं कह रहा हूं कि जैसे केमिकल वाला तो देख लिया आपने कि कास्ट जो रीजन है, लाइमस्टोन रीजन है, वहां होता है। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, जिसको हम जैव अपक्षय कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है, इसकी बात करें यदि हम जैविक अपक्षय की बात करें, तो जो जीव है ना, पहाड़ी ढलानों पर जब मवेशी उतरते हैं तो मवेशी हो गया, कोई भी कैटल हो गया, रूमिगेंट हो गया, तो इस रूमिगेंट में क्या होता है, इसके जो खुड़ होते हैं रूमिगेंट का, उस खुड़ से भी चट्टानों में क्या होता है, नुकसान होता है, चट्टानें टूटती फूटती हैं। तो जब मवेशियों के द्वारा या जानवरों के द्वारा चट्टानों की ऊपरी परत टूटती फूटती सड़ती गलती है, उसमें वो भी एक तरीके से किसमें काउंट होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग में। इसके अलावा जो पौधे होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, पौधे या वृक्ष जो होते हैं, ये अपने जड़ से, अपने रूट से एक खास तरह का एक केमिकल, एक रसायन रिलीज करते हैं, और ये जो केमिकल रसायन होता है ये चट्टानों को तोड़ने में मदद करता है, चट्टानों को तोड़ता है। इसके अलावा पौधों की जो जड़ें होती हैं वो चट्टानों को फाड़ने का भी काम करती हैं, चट्टानों को फाड़ने का काम। यदि आपके घर की दीवार पर पीपल का पेड़ उग गया तो जल्दी हटा दीजिए उसको, वहां से कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए, यदि आप उसकी हत्या नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो क्या करेगी वो, आपके
सीमेंटेड दीवार को भी फाड़ डालेगी। बरगद का पेड़, पीपल के पेड़ को बहुत जगह देखा होगा आपने, अच्छी अच्छी बिल्डिंग को फाड़ डालती है। ऐसा पहाड़ी ढलानों पे भी होता है, क्योंकि पहाड़ों पर बहुत सारा जंगल उगता है और जंगलों में जो वृक्ष होते हैं, ये वृक्ष चट्टानों को फाड़ करके, चट्टानों का सीना फाड़ करके उससे गुजर जाते हैं। तो ये जो है उसी को कहते हैं, इसके लिए टर्म यूज होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। जब कोई बायोलॉजिकल थिंग इन्वॉल्व हो चट्टान तोड़ने में, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर प्लांट्स हो या अदर कोई एनिमल्स हो, इफ दे आर इन्वॉल्व इन द decomposition of the rock, that means this is called bioweathering या फिर biological weathering। अब एक बच्चा और किसी सर गुड्डू मेरा एक सवाल था सर। पूछिए सर पूछिए, मेरा एक सवाल था सर। कोई एक पूछिए, या तो सौरभ जी पूछिए या भूषण जी पूछिए। विभू नाम है। यस सर। तो विभू जी पूछ सर लीजिए पहले आप। हाँ सर, थैंक यू सर। सर सवाल ये था सर कि दो चीज इसमें देख रहे हैं कि एक चट्टान बन रहा है जी और एक चट्टान जो है क्षरण हो रहा है। जी जी तो सर ये प्रोसेस क्या है जो एक चट्टान, जैसे कि अरावली का जिक्र किया आप, वो क्षरण की प्रक्रिया में है सर, और एक तरफ से ये भी होता है कि हिमालय का जो है उत्थान हो रहा है। तो सर ये गति जो है दोनों का, ये मैनेजमेंट में कैसे मापा जाता है सर कि गति किसकी सबसे ज्यादा हो रही है, उत्थान ज्यादा हो रहा है या क्षरण की प्रक्रिया ज्यादा तीव्र है दोनों में बिल्कुल। से? आपके जो ये प्रश्न है आगे मुझे बड़े काम आने वाले हैं। इस प्रश्न की मदद से मैं जो हूं, हम जो बेगनर कह रहा हूं, हाँ बेगनर साहब जो है उनका हम आलोचना करने वाले हैं। इसी की मदद से हम हैरी हेस की, बेगनर नहीं, हैरी हेस की आलोचना करने वाले हैं। दरअसल यस सर। उत्थान जो होता है बहुत बेहतरीन है। ऐसे ऐसे सवाल, यानी हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमने कहा दो बातें, यानी आप ज्योग्राफी वाले हो ना, ज्योग्राफी वाले हो या इंजीनियर हो? ज्योग्राफी है सर। हाँ मैं समझ गया था ये प्रश्न वही पूछेगा, क्योंकि बाकी जो नॉन ज्योग्राफर है उसके अंदर ये चीजें नहीं आएंगी। अभी अभी हम वही लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक लाइन यूज किया था कि राइज जैसे ही शुरू होता है, ध्यान देना, राइज जैसे ही शुरू होता है, यानी उत्थान जैसे ही प्रारंभ होता है, ठीक है, प्रारंभ होता है, जिस दर से प्रारंभ होता है, या मेरी बात सुनना, उत्थान जैसे ही प्रारंभ होता है और जिस दर से प्रारंभ होता है, उसका पतन की जगह आप कह दें अपर्दन, उसका अपरदन भी उसी समय प्रारंभ हो जाता है। ये रियल है। और हैरी हेस ने ऐसा नहीं, मतलब ना, जो WM डेविस है, डेविस की बात कर रहा हूं, डेविस ने ऐसा नहीं कहा था। डेविस ने कहा था कि पहले उत्थान हो जाता है और तब तक बाह्य शक्ति इंतजार करती है। कंप्लीट हुआ तुम्हारा, चलो अब हम तुम्हारा अपरदन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। डेविस ने कहा था कि जब उत्थान हो जाता है तब अपरदन प्रारंभ होता है, यानी कि एक प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब अपरदन प्रारंभ होता है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होता तो कोलोराडो नदी इतना गहरा ग्रैंड कैनियन नहीं बना पाती। एक बार यदि इतना ऊंचा चोटी बन जाता, क्या लगता है कि कोलोराडो नदी इसको काट पाती? नहीं काट पाती। कोलोराडो नदी इतने ऊंचे पर्वत को काट के ग्रैंड कैनियन, नाम सुना होगा ग्रैंड कैनियन का, ग्रैंड कैनियन नहीं बना पाती। कैनियन माने खड्डा होता है, खड्डा, ठीक है, ग्रैंड कैनियन माने बड़का खड्डा। तो इतना बड़ा खड्डा नहीं बना पाती कोलोराडो नदी अमेरिका में ग्रैंड कैनियन। मतलब साफ था कि जब रॉकी उठना शुरू किया था, जब रॉकी, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, ध्यान देना, एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूं, कि जब रॉकी नहीं उठा था, यानी मां के पेट में ही था रॉकी, रॉकी भाई, यानी पृथ्वी मां के पेट में ही था, जन्म लिया नहीं था रॉकी भाई। और कोलोराडो तैयार थी, बह रही थी कोलोराडो, आसानी से बह रही थी कोलोराडो, यानी इस क्षेत्र से उठ के, यानी USA वाले तरफ से इधर प्रशांत महासागर में जाके अपना बह रही थी कोलोराडो। फिर अपनी मां की कोख से निकला रॉकी। तो रॉकी का जब राइज हुआ, रॉकी जब राइज किया, तो ऐसा थोड़ी है कि सुबह में राइज हुआ और शाम तक में रॉकी पर्वत बन गया। हजारों साल लगे रॉकी को अपनी इस अवस्था को पाने में, रॉकी माउंटेन सीरीज को। तो जब बिगिनिंग में वो छोटा सा रॉकी हुआ था तो पूरे लाइन में रॉकी को होने दिया, ठीक है तुम रॉकी हो,
लेकिन जहां से मैं गुजर रही हूं, कौन मैं गुजर रही हूं? कोलोराडो। वहां पे उसने क्या किया, वही उसी समय से वो काटते रह गई। जब उसी समय से वो काटते रह गई, काटते रह गई, काटते रह गई, तो क्या हो गया, दोनों तरफ उस कोलोराडो के दोनों तरफ क्या हो गया, रॉकी का जो माउंटेन सीरीज है, जो भी वहां कोलोराडो प्लेटू या माउंटेन था, दोनों तरफ क्रिएट होता गया राइज, होता गया राइज, लेकिन वो जगह कटी की कटी रह गई और वो ज्यादा ऊंचा हो गया, दोनों तरफ बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया ये, और बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, तो बीच में अभी ये जो नदी बह रही है, ये बहुत गहरा खड्ड जैसा दिखता है। तो कोलोराडो रिवर ने अपने पेंदी को भी काटा, क्योंकि उसकी पेंदी भी उठ रही होगी, कोलोराडो का बॉटम भी उठ रहा होगा जब रॉकी उठ रहा था तो। ठीक है, तो बॉटम भी उठ रहा था, रॉक जितनी स्पीड से रॉकी का बॉटम उठ रहा होगा, कोलोराडो क्या सोचेगी कि ठीक है तुमको उठने देते, तब तक हम इस तरफ आराम करते हैं, उतनी स्पीड से उसमें और तीव्रता से ढाल, जब नीचे का बॉटम उठ रहा होगा तो ढाल क्या हो रहा होगा, उसका बढ़ जाता होगा, और उस ढाल को मेंटेन करने के लिए, अपने बेस लाइन को मेंटेन करने के लिए वो नीचे क्या करती जाती होगी, काटती जाती होगी, काटती जाती होगी, और काट काट के अपने मेंटेन करके रखने की कोशिश करती होगी कि मेरे रुकावट नहीं आना चाहिए। तो इसी कटने के कारण ये ग्रैंड कैनियन बना। तुम ग्रैंड कैनियन को यदि समझ जाओगे ना, तो तुम्हारा उत्थान राइज के साथ इरोजन का क्या रेशियो है, क्या स्पीड है, क्या कनेक्शन है, वो समझ में आ जाएगा तुमको। इट मीन्स प्रकृति में कहीं पार्सुअलिटी नहीं है साहब, नेचर में पार्सुअलिटी नहीं है, वो बायस नहीं होती, वो बैलेंस काम करती है, और यही है बैलेंस। क्या कि राइज जैसे ही स्टार्ट होता है, उसी समय से उसका इरोजन भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे भी कोई भी चीज सी लेवल से ऊपर आती है, उसी समय उस पर अपर्दन के दूत लग जाते हैं और उनका अपर्दन शुरू हो जाता है। लेकिन राइज की स्पीड यदि ज्यादा है, जैसे यहां रॉकी के उठने की स्पीड ज्यादा थी और अपर्दन अपने स्पीड से हो रहा था, तभी तो पर्वत पठार मैदान, तो सब जगह राइज एक स्पीड से नहीं होता, जिसमें ज्यादा राइज होता है वो ज्यादा ऊंचा हो जाता है, जो कम स्लो स्पीड में राइज करता है वो नीचा रह जाता है। तो जहां भी उत्थान होता है, उत्थान की दर सर्वत्र समान नहीं होती। उत्थान की दर, राइज की जो स्पीड है, राइज की जो रेट है, रेट ऑफ द राइजिंग ऑफ द रॉक आर नॉट इक्वल एवरीवेयर। इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स which are indulged in the rising of the bed, rock bed। जो चट्टान की परतें हैं जो राइज कर रही हैं, उसके राइज होने में, उसके उत्थान होने में जो फोर्स इन्वॉल्व है, जो शक्तियां शामिल है, उन शक्तियों की क्या इंटेंसिटी है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो तेजी से राइज करेगा या स्लो राइज करेगा। ठीक है, और जब वो तेजी से राइज करेगा तो जो बाह्य शक्तियां हैं वो भी तेजी से उसका इरोजन करती है, बट उसमें भी इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि वहां कौन सा एजेंट इन्वॉल्व है। इसीलिए एवरेस्ट बन गया, क्योंकि वहां जो एजेंट इन्वॉल्व है उसकी स्पीड स्लो है इरोजन की, और एजेंट एवरेस्ट के राइज या हिमालय के राइजिंग की स्पीड ज्यादा थी। तो जब राइजिंग की स्पीड ज्यादा होती है, उत्थान की दर तीव्र हो और अपर्दन की दर निम्न हो, तो पर्वत बनते हैं, ऊंची चोटी बनती है, और उत्थान की दर निम्न हो तो फिर ज्यादा ऊंची चोटी नहीं बनती, तब क्षेत्र समतल होता है। कोई क्षेत्र समतल क्यों है, क्यों गंगा का मैदान प्लेन है, क्योंकि गंगा के मैदान के उत्थान की दर निम्न है। और क्यों हिमालय इतना ऊंचा है, क्योंकि हिमालय के उत्थान की दर ज्यादा है, तेजी से राइज हो रहा है हिमालय एज कंपेयर एज द एक्सटर्नल फोर्सेस आर वर्किंग ओवर हिमालयाज। तो दर निश्चित नहीं है कि एक फिक्स रेट पे प्रकृति ने लगा दिया हो, ऐसा नहीं है, रेट चेंजेबल है इन डिफरेंट। कौन सा फोर्स इंडल्ज है, कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सोचो यदि एक ऐसा वॉल्केनो फटे जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, तो बहुत ज्यादा राइज कर देगा। लेकिन कोई फुसकी बम की तरह फटे, इंटेंसिटी कम हो उस राइजिंग वो फोर्स की, तो वहां पे कम ऊंचावच पैदा होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न का जवाब आपको मिला हो, और भी प्रश्न आते रहेंगे। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है। रॉक ना तो डेड होता है, रॉक ना तो जिंदा होता है। ठीक है, ये जो जिंदा चट्टान और मुर्दा चट्टान है, भूगोल नहीं मानता इसको। अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, नॉट अ सिंगल रॉक इज लिविंग रॉक एंड नॉट अ डेड रॉक। ठीक है, बस ये है कोई चट्टान यदि ग्रो कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर का इंटरनल फोर्स एक्टिव है।
ठीक है। यदि रॉक चट्टाने ग्रो कैसे करती हैं, जब उसका इंटरनल फोर्स एक्टिव होता है तो वो उसको धीरे धीरे पुश करता है ऊपर की तरफ, और जब वो पुश होता है तो आपको बढ़ता हुआ दिखता है, आपको लगता है जिंदा है। वो नाखून नहीं है, नाखून नहीं है जिंदा, नाखून कट गया तक में यह दर्द करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चट्टाने जिंदा नहीं होती, चट्टाने मुर्दा नहीं होती। चट्टान यदि अर्थ के पार्ट से कनेक्टेड है तो इंटरनल फोर्स उसको अप करती है तो उसकी राइज होती है, आप सोचते हो जिंदा है, काट के ले आना तो मर जाएगा फिर वो। क्यों? क्योंकि कोई इंटरनल फोर्स उसको पुश नहीं करेगा, पुश, ठीक है। पुश करने या पुल करने के कारण ही यह घटना घटती है, जिसको मासूमियत में हम जिंदा और मुर्दा समझ लेते हैं, ठीक है। भूगोल में चट्टानें मुर्दा ही होती हैं, हमेशा जिंदा नहीं होती। और चट्टान बढ़ते क्यों है, हिमालय बढ़ क्यों रहा है? हिमालय जिंदा है ना, हिमालय जिंदा है, सांस ले रहा है, फेफड़ा नहीं, कुछ नहीं। हिमालय जिंदा नहीं है, हिमालय एक चट्टानों का समूह है। और ये चट्टानों का समूह राइज क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर का जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो एक्टिव है। फोर्स एक्टिव होगा तो कोई भी रॉक ऊंचा उठेगा, जिंदा होगा। नीचे फोर्स नहीं है, फोर्स का इंटेंसिटी कम जाएगा, चट्टानें डेड हो जाएंगी, वो राइज नहीं होगी। अरावली को कोई राइज नहीं कर सकता आप, क्योंकि अरावली के नीचे को वो फोर्स नहीं है जो उसको अप करे, ऊपर पुश करे, ठीक है, इसलिए वो डेड हो गई। और हिमालय के अंदर अभी भी वो फोर्स है जो उसको पुश कर रही है, इसलिए एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 से 8,850 हो गई। और कोई सवाल? सेटिस्फेक्शन ना हो तो दोबारा पूछ सकते हो सवाल, इसलिए जूम पे आए। चलो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं आपसे। कल की क्लास में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ बताएंगे। हाँ जी गुड्डू जी पूछिए। गुड इवनिंग सर। अरे बेटा हम तो तुमको गुड्डू हेलो समझे थे, पूछो। सर, इसलिए तो हम पहले बता चुके हैं आपको सर। अच्छा हम भूल गए थे, हमको लगा गुड्डू लिखा है तो गुड्डू होगा, हम समझ गए। क्या आप बताइए, क्या हमें पूछिए। एग्जाम के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी हाँ थी सर। जरूर पूछिए, एकदम हम पूरे फुर्सत में हैं, पूछिए। कि पहला एग्जाम प्रीलिम्स का पेपर है, उसके बारे में सिलेबस हमें पता है, और जो मेन और ऑप्शनल जो होते हैं उनका सिलेबस हमें पता नहीं सर, थोड़ा बता दे तो। बहुत छोटा सा मतलब इसका रास्ता है। 32 से 50 रुपए में किताब आती है सिलेबस की, आपने खरीदना जी है वो खरीद लीजिए। और दूसरा ऑप्शनल का सिलेबस तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे व्हाट्सएप में एक बार फिर से। और ऑप्शनल के सिलेबस पे एक बार वीडियो भी बनाए थे, फिर भी हम आपको बता देंगे। रही जीएस के सिलेबस की बात, तो 1 या 2 जनवरी से जीएस का पूरा प्योर क्लास ही स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है यूट्यूब पे स्टार्ट हो जाए, तो जीएस वहां पे आपका हो जाएगा कंप्लीट। सर, जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसके बाद फिर कितने एग्जाम होते हैं सर? अच्छा कब? यहाँ पे हैं आप तो बड़े मासूम हैं। फिर आप 3 एग्जाम होगा आपका। अभी आप पीटी देंगे जिसको प्रीलिम्स कहते हैं, 150 क्वेश्चन पे जीवन है। इस पे 150 में से 100 सही कर दिए, 120 तो आपका हो गया नैया पार। इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे आपको एसडीएम बनाने में। दूसरा एग्जाम जो है ये मेन का एग्जाम है, और मेन के एग्जाम में आपको 4 दिन एग्जाम देना होगा। एक दिन आप हिंदी का कंपलसरी हिंदी का एग्जाम देंगे, ठीक है, हिंदी ऐसे, ठीक। और दूसरे दिन आप जीएस 1 का और जीएस 2 का दूसरे ही दिन एग्जाम ले लेगा, 1 और 2 का। और तीसरे दिन एग्जाम ले लेगा आपका वो जो ऑप्शनल है उसका। 4 दिन, तो 4 दिन लेगा। एक दिन जीएस 1 लेगा तो एक दिन जीएस 2 लेगा, या कभी कभी तो पहले दोनों एक ही दिन कर देता था। तो अब जीएस 1 जीएस 2 हिंदी ऐसे इन सब का नंबर जुड़ेगा। सिर्फ हिंदी कंपलसरी का नहीं जुड़ेगा, लेकिन ऐसे का जुड़ेगा। जो ऐसे का एग्जाम होगा वो आपको जुड़ेगा, ऐसे का ऐसे जुड़ेगा, जीएस 1 जुड़ेगा, जीएस 2 जुड़ेगा और ऑप्शनल जुड़ेगा। और इसके बाद जब आप इसको पास कर जाएंगी तो आपसे इंटरव्यू के लिए आपको बुलाएगा, और इंटरव्यू और मेडिकल साथ साथ ले लेगा आपका। पहले इंटरव्यू होगा और वहीं पर एक टीम बैठा होगा जो आपको मेडिकली फिट कर देगा, नाप जोक देगा, एक ही दिन में निपटा देता है मेडिकल और इंटरव्यू दोनों। उसके बाद फिर सर जांच। जी सर GS1 और GS2 में जो सब्जेक्ट रहता है वो सर क्या रहते हैं? यही सब होता है। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, यही सब रहता है उसमें। साइंस टेक हो गया, ठीक है। और सांख्यिकी थोड़ा सा 50 नंबर का स्टैटिक्स होता है, वही डाटा डीआई जिसको बोलते हैं। हम पढ़ाएंगे ये सब, डीआई, साइंस टेक, हिस्ट्री, जियो, पॉलिटी, इकोनॉमी, यही सब होता है उसमें। इसके लॉन्ग क्वेश्चन लिखने होते हैं। सिलेबस क्लियर कट मेंशन है, सिलेबस परचेज करेंगे ना तो आपको उसमें मिल जाएगा, सब कुछ लिखा हुआ है कि क्या क्या पढ़ना है। पटना कलम पेंटिंग का जो डिफरेंट, मधुबनी शैली, पटना कलम शैली, मंजूषा पेंटिंग, ये सब के बारे में डिटेल में, रविन्द्रनाथ ठाकुर की फिलॉसफी और बहुत सारे, अंबेडकर की फिलॉसफी
और जो नेहरू की फिलॉसफी, ये सब उसमें पढ़ना पड़ता है। आप चिंता ना करें, बिल्कुल जीएस सबको पढ़ना होगा, आपको भी पढ़ाया जाएगा। जो चलिए। प्रीलिम्स के बाद सारा तैयारी आप सर करवा देंगे? अब कुछ ज्यादा हो गया, इसके बाद ऑप्शनल की हिस्ट्री की क्लास है, ठीक है? आप पर्सनल क्वेश्चन पर्सनली पूछिए।